साथियों, चुनाव का माहौल है। सारी पार्टियां, सारे नेता आप लोगों के बीच में आएंगे और अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और बहुत बड़े बड़े वादे भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है भारत में। 70 साल में कई बार चुनाव आए। कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी विधानसभाओं के चुनाव आए, कभी महानगर पालिकाओं के चुनाव आए, कभी नगर पालिका के चुनाव आए और कभी जिला पंचायत के। हर चुनाव में हम लोग इस उम्मीद के साथ वोट दिया, या हमने गलत लोगों को वोट किया या गलत लोगों ने हमारे वोट ले लिया। अगर हमने गलत लोगों को वोट किया तो हमारी समस्या के हम खुद जिम्मेवार हैं, और गलत लोगों ने हमारे वोट ले लिया, झांसे में फंसाकर वोट लिया या लालच प्रलोभन में वोट दिया और हम फंस गए उनके झांसे में, तब भी हमारी समस्या के हम खुद जिम्मेवार हैं। हमारे समर्थन के बगैर उन लोगों की औकात नहीं हमारा सत्यानाश कर सके। समर्थन हमारा लिया और सत्यानाश भी हमारा हुआ है देश में। इसलिए इस चुनाव में भी अगर आप गलत लोगों को वोट करोगे, आपका सत्यानाश कोई नहीं रोक सकता। आपके सत्यानाश के लिए आप खुद जिम्मेवार हो, और ये बात हमको मालूम है। इसीलिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी संयुक्त गठबंधन किया और मैदान में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, बहुत सारे वक्ताओं ने बात की, बहुत सारी समस्याएं बताई। मैं एक लाइन में एक बताना चाहता हूं, हजारों समस्या का समाधान, हजारों समस्या का कारण क्या है। इन 70 साल में संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। भारत के संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। संविधान की पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या 70 साल में हुआ? हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या संविधान की सिंगल लाइन पर अमल हुआ है? क्या शोषण खत्म हो गया? क्या अन्याय खत्म हो गया? क्या अत्याचार खत्म हो गया? क्या जातिवाद खत्म हो गया? क्या? अरे 70 साल में जातिवाद का अगर सबूत चाहिए तो राष्ट्रपति के साथ अगर जाति के नाम पर अन्याय होता हो, इससे बड़ा सबूत आपको कौन सा चाहिए? इस देश के राष्ट्रपति के साथ अगर जाति के नाम पर अगर अन्याय होता हो, इससे बड़ा जातिवाद का सबूत चाहिए आपको 70 साल में? अरे जो समस्याएं अंग्रेजों के समय नहीं थी, वो समस्या पैदा कर दी गई। अंग्रेजों के समय आतंकवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय नक्सलवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय भुखमरी नहीं थी, अंग्रेजों के समय सामूहिक बलात्कार नहीं होता था। जो लोग कहते हैं कि 70 साल में ये समस्या पैदा हुई, अरे जो अंग्रेजों के समय नहीं थी समस्या, वो समस्या आप लोगों ने पैदा कर दी देश में। देश चलाने वालों ने इस समस्या पैदा कर दी। जो अंग्रेजों ने हमारी समस्याओं का समाधान किया था, वो समस्या पुनर्जीवित हो गई। अंग्रेजों ने इस देश के
SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, वंचित लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया था। 1813 में लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम बनाया था। अगर अंग्रेजों ने यह सिस्टम नहीं बनाया होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर के गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पढ़ नहीं पाते। बाबा साहेब अम्बेडकर सेकंड पीढ़ी के थे, हमारा नंबर भी नहीं आता था। अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया हम लोगों को। आज क्या हाल है? 8वीं तक के बच्चे की परीक्षा नहीं लेने का, पास कर देने का, वो बच्चा आगे जाकर ड्रॉप आउट हो जाएगा। खिचड़ी खिलाओ, खीर खिलाओ, परीक्षा मत लो, पास करो, अपने आप बच्चा फेल हो जाएगा आगे जाकर, और बाद में कहेंगे इनमें मेरिट नहीं है, तुम हमारा मेरिट पैदा करने नहीं देते हो, और बाद में कहते हो मेरिट नहीं है। अरे जो लोग 40 साल पहले अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, मजदूर आदमी, अनपढ़ आदमी ने डॉक्टर इंजीनियर पैदा किया। आज डॉक्टर पैदा करना हो, बनाना हो, 1 करोड़ रुपया चाहिए। इंजीनियर बनाना हो 40 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों के पास है 1 करोड़। क्या अपने बच्चों को आज डॉक्टर बनाने की स्थिति में हो? क्या इंजीनियर बनाने की स्थिति में हो? जो 40 साल पहले संभव था, खत्म कर दिया। पूरा एजुकेशन का व्यापारीकरण कर दिया। जो अंग्रेजी समय किसान आत्महत्या नहीं करते थे, 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अंग्रेजों ने शिक्षा का अधिकार दिया, खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अंग्रेजों ने 1860 में समानता का अधिकार दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब समान लोग हैं, और आप राष्ट्रपति के साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हो। आप जगह जगह अत्याचार करते हो। समान वोट के लिए आप हमारा इस्तेमाल करते हो कि हम सब हिंदू एक है, और बाद में रोहित वेमुला शहीद हो जाता है। कल आज उसको 2 साल पूरा हो गया। गुजरात का कांड देखो, उनका कांड, जो गुजरात मॉडल बताते थे, मरे हुए जानवरों के लिए जानवर से बदतर उनका हाल होता है, और 56 इंच के सीने वाला कुछ बोल नहीं रहा है। रोहित वेमुला के संदर्भ में कुछ बोला नहीं। अखलाक की हत्या हुई, नहीं बोला 56 इंच के सीने वाले ने। महिला के ऊपर सामूहिक बलात्कार हो रहा है, 56 इंच के सीने वाला बोला नहीं। और संविधान को चौराहे पर जलाया जा रहा है, 56 इंच के सीने वाला बोल नहीं रहा है। चौराहे पर संविधान को जलाया जा रहा है। इस देश में हमें RSS के लोग और बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमान देश के लिए खतरा है, क्रिश्चियन देश के लिए खतरा है, सिख देश के लिए खतरा है। मैं कहना चाहता हूं, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ घर वापसी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर, डेली कत्लेआम हो रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम ने कभी संविधान नहीं जलाया। भारत का एक भी मुस्लिम ने संविधान नहीं जलाया। सिखों का कत्लेआम हुआ, एक भी सिख ने संविधान नहीं जलाया। क्रिश्चियनों का कत्लेआम हुआ, एक भी क्रिश्चियन ने संविधान नहीं जलाया। आदिवासियों का नक्सलाइट के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, एक भी आदिवासी ने भारत का संविधान नहीं जलाया। और जो लोग संविधान जला रहे हैं, उसके विरोध में 56 इंच के सीने वाले बोल नहीं रहे हैं। न RSS बोल रहा है, न बजरंग दल बोल रहा है, न बीजेपी बोल रहा है। आपके सारे हक अधिकार संविधान की वजह से मिला, याद रखना। वो संविधान खतरे में है, वो संविधान ही खतरे में है। और आपको वोट का अधिकार मिला था, वो भी अभी मशीनों से खत्म हो रहा है। आपका वोट का अधिकार भी अभी चुराया जा रहा है, मशीनों से खत्म हो रहा है। आपको आरक्षण मिला था, वो भी खत्म हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया, बड़ी बड़ी सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया और उद्योगपति को दे दिया। अब प्राइवेट कंपनियों में तो रिजर्वेशन है नहीं। और मोदी कह रहे हैं
मैंने SC ST OBC के आरक्षण को हाथ लगाए मगर दे दिया। अबे है ही नहीं तो हाथ कहां से लगाओगे? समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और हमको जांचा दे रहे, हमने SC ST OBC के आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाया और 10% सवर्णों को दे दिया। ये चल रहा है देश में। इस देश में OBC को अगर आरक्षण चाहिए तो 50 से 1950 में SC ST को मिला, OBC को 16 नवंबर 1992 को मिला। 42 साल इंतजार करना पड़ता है और मंडल कमीशन के बाद 25 साल के बाद भी अमल नहीं होता और सवर्णों को आरक्षण चाहिए 36 घंटे में मिल जाता है। 42 साल वो और 25 साल ये मंडल कमीशन के, आप जोड़कर देखो पिछड़े वर्ग को कितना साल लग गया अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। मिल नहीं रहा है और क्रिमिनल लागू कर दिया। पिछड़े वर्ग के नाम पर क्रिमिनल लागू कर दिया और 25 साल धोखा दिया हम लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50 से ज्यादा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहां गया? आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहां गया? और सवाल लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया और रिजर्वेशन का तमाशा बनाकर रखा है, तमाशा बना दिया। अगर 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम है तो इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अगर 2.5 लाख वाला गरीब नहीं है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो 8 लाख कमाने वाला आदमी गरीब कैसे हो गया? क्या 8 लाख का जो सवर्ण का 8 लाख इनकम होगा वो गरीब माना जाएगा? अरे पिछड़े वर्ग का अगर 6 लाख रुपया इनकम है तो आप कहते हो आप अमीर हो, क्रिमिनल में आते हो। 6 लाख वाला अमीर और 8 लाख वाला गरीब, यार तमाशा बना रखा है। 6 लाख वाला गरीब और 8 लाख वाला, 6 लाख वाला अमीर और 8 लाख वाला गरीब। और अगर इस देश में भागवत कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, बीजेपी कहती है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस कहती है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और अखिलेश यादव भी कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और बहन मायावती भी कहती है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो आरएसएस के एजेंडा और बीजेपी के एजेंडा और आपके एजेंडा में क्या फर्क है भाई? जो बात आरएसएस कर रहा है, जो बात बीजेपी कर रही है, वही बात आप कर रहे हो। कौन सा नया काम कर रहे हो? कौन सा नया काम कर रहे हो? आरएसएस भागवत आर्थिक आधार पर आरक्षण, बीजेपी आर्थिक आधार पर आरक्षण की दिया और बहन जी बोल रही है कि मैंने तो पहले ही बोला था 4 साल पहले दे देना चाहिए। काम किन क्या करे भाई? वोट हमारा और काम दुश्मनों का। वोट हमारा और नीतियां दुश्मनों की। ये है समाज के साथ धोखेबाजी, ये समाज के साथ धोखेबाजी, समाज के साथ गद्दारी है। और इसलिए मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं। मैं खुलेआम कहता हूं, उसके बाद मंच से खुलेआम कहता हूं, अगर कोई भी पार्टी सवर्ण आरक्षण का विरोध नहीं करेगी तो बहुजन मुक्ति पार्टी शर्तों पर विरोध करेंगे। हम खुलेआम कहते करेंगे, खुलेआम कहते करेंगे। क्यों? हमारा एजेंडा है जिसकी जितनी संख्या है उसको इतना हिस्सा दे दो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो तो किसी के साथ कोई अन्याय करेगा नहीं। 100% इस देश में रिजर्वेशन होना चाहिए, संख्या के आधार पर 100%। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, याद रखना। SC ST अगर 22.5 है तो 22.5% रिजर्वेशन है। तो संविधान तो संख्या के सिद्धांत को मानता है, तो संख्या के सिद्धांत को जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा दे दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। कोई किसी का हक अधिकार छीनेगा नहीं, कोई हक अधिकार नहीं छीनेगा। अगर इतना ही गरीबी का चिंता है तो निजीकरण में आरक्षण दे दो ना भाई। सरकारी ग्रांट पर तुम प्राइवेट कंपनियां चलाते हो, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म करते हो, तो उसमें आरक्षण लागू करो ना। क्यों नहीं कर रहे? लागू कर दो। और इसके साथ इतना अन्याय हुआ और देश की स्थिति ये हो गई है
83 करोड़ भुखमरी के शिकार, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 29 करोड़ भुखमरी के शिकार है। 29 करोड़ भुखमरी के शिकार है। 2 वक्त का खाना नहीं मिलता और इसीलिए फूड और सिक्योरिटी एक्ट बनाया था कि कम से कम 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। 29 करोड़ भुखमरी के शिकार है। कालाधन के नाम पर वोट दिया था। अरे देश में कालाधन है किसके पास? जो 83 करोड़ की इनकम अगर 6 रुपये से 20 रुपया है, कहां से आएगा कालाधन उनके पास? जो 29 करोड़ भुखमरी के शिकार है, कहां है कालाधन उनके पास? जो 7 करोड़ बेरोजगार घूम रहे सड़कों पर, कहां है कालाधन उनके पास? जो 12 करोड़ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते 12 करोड़ लोग, कहां है कालाधन उनके पास? इस देश में कालाधन है किसके पास? इसलिए क्या करना होगा? जाति आधारित गिनती करो, जाति आधारित गिनती करो कि भारत में भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेवार है और कालाधन किनके पास है। इसलिए कि ओबीसी माइनॉरिटी के पास कालाधन नहीं है। केवल हम लोग खुश हो जाते हैं, चलो कालाधन लाएंगे, हमको 15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। बिहार में चुनाव चल रहा था विधानसभा का, लोधी जी, पत्रकारों ने हमारे बीएमपी के कैंडिडेट को पूछा कि भाई साहब कितना खर्चा करोगे? कैंडिडेट उसका था, बोला 50 लाख। बोला आपका हाथ देखकर तो लग नहीं रहा है 2 लाख में कर पाओगे। बोला 50 लाख करेंगे। बोला कहां से आया 50 लाख? तो बोला हमारे घर में 5 लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख के हिसाब से 75 लाख भिजवा दिया है, 50 खर्च करूंगा, 25 फिर भी बच जाता है। तो मीडिया वाला चिल्लाने लगा, अरे किसी को 1500 नहीं मिला, आपको 75 लाख मिल गया। बोला यही आपके मुंह से कहलवाना चाहता था, यही बात आपके मुंह से कहलवाना चाहता था। 15 लाख की लालच में देश को बर्बाद कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। अरे भारत में 65 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, 35 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। हर साल 1 करोड़ नौकरियां चाहिए, जो थी उसको खत्म कर दिया। अब कहते हैं नौकरियां नहीं है, पकोड़े बेचो। अब पकोड़े ही बेचना है तो बच्चे को कॉलेज पढ़ाने की जरूरत है क्या? एमबीबीएस करवाने की जरूरत है क्या पकोड़े बेचने के लिए? वो कहते हैं पकोड़े बेचो, अगर नौकरियां नहीं है तो वोट देते तो नौकरियों का वादा किया था। और बड़े बड़े सपने, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन जापान से चाहिए, राफेल फ्रांस से चाहिए, सरदार पटेल का स्टेच्यू चाइना से चाहिए। तो मेक इन इंडिया में क्या केवल पकोड़े बनाना है क्या? मेक इन इंडिया में केवल पकोड़े बनाना है? मैं सरदार पटेल का स्टेच्यू का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं विरोध इस बात का कर रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लोखंडी पुरुष थे और पाखंडी पुरुष उसका अनावरण करेंगे। ये मेरा विरोध है। लोखंडी पुरुष का पाखंडी पुरुष अनावरण नहीं कर सकता। सरदार के नाम पर गुजरात के पटोले के साथ चीटिंग किया गया और समय समय पर उन लोगों ने इस्तेमाल किया। अरे एक सीट मिर्जापुर में अनुप्रिया के नहीं, बीजेपी ने दे दिया और सारे पटेलों के वोट बीजेपी में डलवाए। एक सीट के लिए इतना बड़ा गिरवी, हद हो गई। स्वार्थ की भी हद होती है। एक राजभर को अगर सीट दे दिया, सारे राजभरों का वोट बीजेपी में। नहीं समझ में आता क्या? मौर्य को 2 सीटें दे दी, सारे मौर्य का वोट बीजेपी में। आप अपना नेता मानते हो, मैं उन्हें नेता नहीं मानता हूं। बीजेपी ने एजेंट बनाया हुआ, एजेंट बनाया हुआ है। और पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़े बड़े जासे दिए गए। नरेंद्र मोदी को आगे किया और नरेंद्र मोदी ने कहा मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा 56 इंच का सीना है। मैं तो खुलेआम कहता हूं, पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट दिया था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका 56 इंच का सीना है, जाति जनगणना करके दिखाओ।
पिछड़ा वर्ग का क्रिमिलियर हटाकर दिखाओ, बजट में प्रावधान करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि आरएसएस वाला आपका क्या हाल करता है। अरे जो 45 साल केशुभाई पटेल आरएसएस में था, बीजेपी में था, उसका हस्त्र क्या हो गया? जो प्रवीण तोगड़िया ने जिंदगी लगा दी, उसका क्या असर किया? तो अनुप्रिया पटेल को छोड़ेंगे क्या? अनुप्रिया पटेल से ही अपनी बाप की पार्टी का वजूद खत्म करवा दिया। अनुप्रिया पटेल से ही अपनी बाप की पार्टी का वजूद खत्म करवा दिया। वो आपका वजूद खत्म करते, याद रखना, वजूद खत्म करते वो लोग काले धन के नाम पर वोट लिया था। और बाद में क्या हुआ मालूम? 26 जून 2016 अरुण जेटली ने सेटलमेंट स्कीम निकाला कि अगर आपके पास काला धन है तो आप जमा करो, अगर 100 करोड़ है तो आप 45 करोड़ जमा करो, 55 करोड़ की व्हाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा, इनकम टैक्स को नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसा स्कीम निकाला, ऐसा स्कीम निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पुलिस, किसी इंस्पेक्टर ने, किसी दरोगा ने चोर को पकड़ा और के कहा कि ये 10 लाख चोरी का है, और चोर ने कहा हाँ साहब चोरी का है, कोई बात नहीं, 5 लाख मेरे पास जमा कराओ, 5 लाख तेरा, आज से चोर नहीं था। 5 लाख जमा करो और 5 लाख लेके जाओ, अभी तू चोर नहीं है, अब तू ये 5 लाख तेरा हो गया, अभी तू चोर नहीं है। काले धन के नाम पर वोट लिया, कानून बनाया, काले धन को सफेद बनाने का कानून बना दिया। भ्रष्टाचार के नाम पर वोट लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से पैसा लिया। इलेक्शन कमीशन के तहत मैं कहता हूं, भारत में जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत भारत की कोई भी पार्टी विदेशी कंपनियों से पैसा नहीं ले सकती, फंड नहीं ले सकती। लिया बीजेपी ने, लिया केजरीवाल ने। अब 18 मार्च 2018 को कानून पारित किया, बिल पारित किया कि विदेशी कंपनियों से जो पार्टियों ने फंड लिया है उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। कितना लिया, कहां से लिया, कौन सी कंपनी से लिया, उसका जांच पड़ताल नहीं होगा। आम जनता में बोलते हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अरे अरबों खरबों रुपया विदेशी कंपनियों से लिया, 18 मार्च को कानून बना दिया कि इसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। हमने कितना लिया, कहां से लिया, हिसाब नहीं देंगे। लोगों को मालूम नहीं है, लोग जांच में आ जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और झूठ बोलने में तो माहिर है। इसलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी का 1 पॉइंट कार्यक्रम है, 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए, आपके इधर बिहार यूपी में चलता है क्या, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, ऐसा कहावत है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, 3 मोदी के लूट, चौथा बोल रहा है झूठ। 3 मोदी के लूट, चौथा बोल रहा है झूठ। झूठ बोलने में माहिर है, एक भी काम नहीं हुआ। न बुलेट ट्रेन आई, न 100 स्मार्ट सिटी बने, न 2 करोड़ नौकरियां मिली, न 15 लाख मिले, न किसानों का कर्जा माफ हुआ। कहते हैं किसानों के कर्जे के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे 12 करोड़ 60 लाख कर्जा किसानों का माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 3 साल में उद्योगपतियों के 17,15,000 करोड़ माफ कर दिया। उद्योगपतियों के लिए पैसा है, किसानों के लिए पैसा नहीं है। क्यों? किसान थोड़े ना वोट पैसा दे रहा है, चुनाव में उद्योगपति पैसा देता है, टाटा, बिरला, अंबानी। उसके बदले में 1 रुपये मीटर में जमीन दे रहे हैं, अरबों खरबों रुपये चंदा वसूल कर रहे हैं, उन चंदे से आपके वोट खरीदे जाते हैं। उद्योगपतियों के पैसे से आपके वोट खरीदे जाते हैं और आप खुश हो जाते हो कि 1 वोट का 1000 रुपया मिल रहा है।
1,1000 रुपया मिल रहा है, आप खुश हो जाते हो। अरे पूरा देश बेचने का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश को बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। अब उन्होंने 4.5 साल तक कुछ भी काम नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं, दोबारा 25 नवंबर को अयोध्या में लोगों को इकट्ठा किया, विफल हो गई योजना। फिर उन्होंने बुलंदशहर गौहत्या का मामला बनाया, वो भी योजना विफल हो गई। आजकल 10% वाला चल रहा है बैठक, लोग का ध्यान हटाने के लिए। वो ध्यान हटाना चाहते हैं, आपका चुनाव में ध्यान हटाना चाहते हैं ताकि बीजेपी दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल कर ले, ईवीएम का इस्तेमाल कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये जजमेंट दिया है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 13 का जजमेंट है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीनें क्यों आई? जब आपके उत्तर प्रदेश में कांशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो उनको डर लगा कि वोट तो इनका ज्यादा है, फिर आज हमारा कहां से चलेगा। तो ईवीएम मशीन लाया, तब ईवीएम मशीन लाया, और ईवीएम मशीनों से आपकी वोटों की चोरी हो रही है। आसान तरीका है, ये मोबाइल है, अगर आपका नंबर मैंने कॉल डाइवर्ट रखा हुआ है, किसी नंबर पर कर दिया है, आप मुझे 10 बार फोन करो तब भी घंटी उधर बजेगी, 100 बार करो तब भी घंटी उधर बजेगी, 1000 बार फोन करो, नंबर मिलाओ, डिस्प्ले में नंबर बताया जाएगा कि ये नंबर मिला रहा है, घंटी कहां जाएगी? वहां जाएगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर आपका कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो ईवीएम मशीन की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आपका वोट डाइवर्ट नहीं हो सकता क्या? आपके वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम पर दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में ईवीएम का दोबारा बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है, और इसीलिए हमारे मुद्दे भटकाए जाते हैं। अगर मैं खुलेआम कहता हूं, अगर मायावती जी और अखिलेश कहते हैं हमारा गठबंधन मजबूत है, तो आवाज उठाओ, ईवीएम के विरोध में क्यों नहीं उठा रहे हो? ईवीएम के विरोध में आवाज उठाओ, अन्यथा गठबंधन करने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा। क्या करेंगे मालूम है? आजकल जिस तरह मोदी के भक्त होते हैं ना, तो बहन जी के भी भक्त हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, बीजेपी और चुनाव आयोग, बीजेपी क्या करेगी? दोनों को 15-15, 20-20 सीटें दे देगी, 35-40 सीटें दे देगी, और पूरे राज्य में 25 राज्यों में अलग अलग से मैनेज कर लेगी 40-50 सीटें। 24 तक बीजेपी दोबारा राज करेगी और आपके भारत के संविधान को खत्म करेगी। उन्हें केवल राजनीति करनी है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, अगर ईमानदार हो तो ईवीएम का मुद्दा उठाओ। क्यों नहीं उठा रहे हो? कौन सी बात से डर लग रहा है? मैं तो बहन जी को कह रहा हूं, अखिलेश को भी कह रहा हूं, संविधान को बचाना जरूरी है। चुनाव जीतने से ज्यादा भारत के संविधान को बचाना जरूरी है, जिससे हमारी पीढ़ियां बचेगी। ईवीएम नहीं है, ईवीएम का आवाज नहीं उठाया तो आपको चिट्ठे देनी जाएगी, लेकिन बीजेपी 24 तक दोबारा काबिज हो जाएगी और दोबारा संविधान को समाप्त कर देगी। इसलिए आवाज उठाओ। जो पार्टियां ईवीएम के विरोध में आवाज नहीं उठाती है, समझ जाना बीजेपी को सत्ता में लाना चाहती है। जो पार्टियां ईवीएम के विरोध में आवाज नहीं उठाती है, वो बीजेपी को सत्ता में दोबारा लाना चाहती है। बीजेपी का बंदोबस्त करना चाहते हो तो ईवीएम का मुद्दा उठाओ। कोई भी नहीं उठाएगा तो हम लोग है मैदान में, हमें किसी का डर नहीं है, हमें सीबीआई का डर नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है, हम लोग मैदान में ही हैं। ईवीएम का मुद्दा उठाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया आप लोगों ने 5 लाख। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया 1,10,02,13 महिला पर बलात्कार हुआ है 4.5 साल में।
10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है 4.5 साल में, और 38,000 बलात्कार पिछले साल हुआ है 16-17 में, और उसमें 19,000 बलात्कार नाबालिग बच्चियों के ऊपर हुआ है। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची। आसिफा से लेकर बिहार तक देखो, उन्नाव का कांड देखो, 19,000 नाबालिगों के ऊपर बलात्कार हुआ है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, भारत सरकार के हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूं मैं। और उनको बचाने के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए केवल 5,000 करोड़ निर्भया योजना के तहत रखा और अमल किया 40%। 5,000 का 40% होता है 2,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़ा बना दिया और महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़, और 4.5 साल में गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मालूम नहीं है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जाहिरात बड़ी बड़ी, व्यवहार में कुछ भी नहीं है। जो हम आवाज उठा रहे हैं, हम जो आवाज उठा रहे हैं, ये भारत का मीडिया आवाज उठाने वाला नहीं है। क्यों? 4.5 साल में 5,000 करोड़ मीडिया को जाहिरात दिया गया है प्रधानमंत्री के माध्यम से। मीडिया आवाज नहीं उठाएगी इसकी। 4.5 साल में 5,000 करोड़ रुपया मीडिया मैनेजमेंट पर लगा है। और मीडिया बताएगा, क्या बताएगा? मोदी की लहर है, अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है, और भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है, मोदी की लहर है और बड़ी पार्टी आपकी, तो बैलेट पेपर से डरते क्यों? आ जाओ ना, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ ना। आपकी तो बड़ी पार्टी, क्यों डर रहे हो? आपकी तो लहर है, क्यों डर रहे हो भाई? एक बार टीवी पर आकर कह दो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, हमें खतरा नहीं है। आ जाओ मैदान में, आ जाओ बैलेट पेपर से। हमारा एजुकेशन खत्म हो गया, हमारी नौकरियां खत्म हो गई, हमारी जमीनें छीन रहे हैं, कानून बनाकर जमीनें छीन रहे हैं। अरे भूमि अधिग्रहण के नाम पर आप हैरान हो जाओगे। छोटे मोटे किसानों की जमीन छीना और मुसलमानों की 6 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन जब्त हो गई। 60,000 करोड़ रेवेन्यू था, 60,000 करोड़ छीन लिया, 3,338 करोड़ बजट में दिया। समझ में नहीं आता क्या हम लोगों को? कोई मुस्लिम आवाज नहीं उठाएगा। सपा कहती कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज जाओ ना वक्फ बोर्ड की जमीन का, क्यों नहीं उठा रहे हो? उठाओ आज कि मुसलमानों की 6 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में जो छीनी गई वो वापस दिलाएंगे। आवाज उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो? जमीनें हमारी छीनी गई, वोट हमारा छीना गया, और हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं। 70 साल में राज आप लोगों ने चलाया और हमें कहते हो मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। संविधान को खत्म करने का प्रक्रिया आप लोगों ने की, कानून आपने बनाया, सब कुछ आप लोगों ने छीना, हमारे विरोध में नीति आप लोगों ने बनाई, और हमें कहते हो कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। तो राज मुसलमानों ने चलाया क्या 72 साल में? अरे मुसलमानों का सत्यानाश हो गया। जो मुस्लिम 1947 में 33% नौकरियों में थे, 1% हो गया, 1%। 70 कमीशन का रिपोर्ट बताओ, और 70 कमीशन का रिपोर्ट है, 70 कमीशन का रिपोर्ट है 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे नहीं देखे, स्कूलों के दरवाजे नहीं देखे। 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे नहीं देखे। इतना मुसलमानों का सत्यानाश हो गया है, और हमें उलझाए जाते लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर। संविधान सारा खत्म तुम कर रहे हो, और दुश्मन मुसलमान। ऐसा आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपका दुश्मन क्रिश्चियन नहीं है, आपका दुश्मन सिख नहीं है। इस देश में जो संविधान विरोधी मानसिकता वाले हैं वही आपका दुश्मन है।
इस देश में ईवीएम मशीनों से जो चुनाव की मांग करते हैं, यही आपके दुश्मन है, आपके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आपका दुश्मन कौन है ये बता रहा हूं। जो आपके मुद्दे नहीं उठा रहे वो आपके दुश्मन है, याद रखना है। हमारे नेताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी ओबीसी का नेता हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का नेता हो, संविधान को जलाया गया। 131 शेड्यूल कास्ट के नेता, SC ST के नेता चुपचाप तमाशा देख रहे, आवाज नहीं उठा रहे। 131 लोग बैठे हुए संविधान के पार्लियामेंट के अंदर, किसी ने आवाज उठाई क्या? शरेआम संविधान को जलाया गया और नेताओं का इस्तेमाल हो रहा है। अरे बड़े बड़े पदों का इस्तेमाल हो गया इस देश में, उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। मैं राष्ट्रपति पद की सम्मान करता हूं, गरिमा का ध्यान रखता हूं। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और प्रत्येक भारत के नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रपति पद का गरिमा का ध्यान रखकर बोलता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन राष्ट्रपति पद पर अगर आप अपनी पार्टियों के अनुकूल वाले लोग बिठाएंगे तो राष्ट्रपति का भी आप इस्तेमाल कर लोगे। राष्ट्रपति को चाहिए संविधान के तहत निर्णय बनाए, संविधान के तहत निर्णय बनाए। राष्ट्रपति पद का भी उन लोगों ने इस्तेमाल कर दिया, पार्टियों ने, क्योंकि पार्टियां राष्ट्रपति बनाती है। राष्ट्रपति की कोई जनता चुनाव नहीं करता, पार्टियां बनाती है अपने अनुकूल के तहत। अरे इस देश में सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई, कायस्थों का विद्रोह दबाने के लिए बाबू राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। इस देश में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मुसलमानों को ठंडा करने के लिए फखरुद्दीन जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया। इस देश में बांग्लादेश में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया। इस देश में सिखों का कत्लेआम हुआ, ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया। इस देश में गोधरा कांड में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। और आज शेड्यूल कास्ट के सारे अधिकार समाप्त हो रहे, अन्याय अत्याचार हो रहा है, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया हुआ है। नहीं जानते क्या हम लोग? नहीं जानते क्या? मैं राष्ट्रपति पद की गरिमा का ध्यान रखता हूं। मैं व्यक्ति का विरोध करता हूं जो संविधान के विरोधी होगा। राष्ट्रपति अपने आप में देश नहीं है, राष्ट्रपति बदल जाता है, देश नहीं बदलता। नहीं तो आप कहोगे राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति अपने आप में देश नहीं है, राष्ट्रपति बदलते रहते, देश नहीं बदलता, देश की गरिमाएं कभी नहीं बदलती। और राष्ट्रपति का पहला फर्ज है संविधान पर अमल करवाए, और हमारा संविधान खत्म हो रहा है, सारा का सारा खत्म हो रहा है। अब इसको बचाना है आपको, तो वोट भी आपके पास हथियार है, आपके पास वोट हथियार है। इस वोट से अगर आप कहोगे किसी को कि हम वोट देते हैं, हमको नौकरी दो, देने वाले कोई? अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी पार्टी को वोट दूंगा, नौकरी दोगे? तो आपको बोलेगा नौकरी नहीं मिलेगी। आप कहोगे जमीन दे दो, वोट देते हैं, जमीन मिलेगी? आप कहोगे हमारे एरिया में फैक्ट्री लगा दो, लगाइए। अगर वोट से आपको नौकरियां नहीं मिलती, वोट से आपको जमीनें नहीं मिलती, वोट से आपको रोजगार नहीं मिलता, फैक्ट्रियां नहीं लगाते, वोट से आपको ये नहीं मिलता, लेकिन वोट से आपको क्या मिल सकता है मालूम है? वोट से आप इस देश के मालिक बन सकते हो, मालिक। जमीन नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, देश के मालिक बन सकते हो वोट से। और उस वोट का कीमत आप लोग नहीं जानते हो, उस वोट की कीमत नहीं जानते आप लोग। सस्ते में बेच देते हो, 500 रुपये में वोट बेच देते हो, 12 महीने का 100 रुपया हुआ, रोज का महीने का 8 रुपया और रोज का 25 पैसा। भिखारी भी 25 पैसा आजकल लेता नहीं है, आप मालिक बनाते हो 25 पैसे से। 500 ज्यादा बता दिया मैंने। आजकल वो क्या होता है? हाँ, पौवा पौवा बोलते हैं ना, चुनाव में चलता है, मुर्गा पौवा सब चलता है ना। और कितनी कीमत है? 70 रुपए। अरे पीने वाला आदमी बताए, वो सही बताएगा कितनी कीमत है। 65। हाँ, ये देखो, ये पीने वाला आदमी 70 रुपये में आप मालिक बनाते हो, 5 साल के वोट दे देते हो।
वो एक बार शराब पिलाएंगे आपको, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। याद रखना, 5 साल बच्चों का खून पिएंगे। आपके बच्चों के विरोध में नीतियां बनाएंगे 5 साल। और कांचीराम साहब कहते थे वोट बेचना मतलब बहन बेटी का सौदा करना है। कांचीराम साहब कहते थे वोट बेचने का मतलब बहन बेटियों की इज्जत का सौदा करना है। और आप पैसे में वोट बेचोगे और उनको मजबूत बनाओगे। अगर मजबूत बनाओगे फिर आपके ऊपर जुल्म होगा, फिर आपकी बहन बेटियों पर बलात्कार होता है, फिर आप चिल्लाते हो कि बलात्कार हो रहा है, अन्याय होता है हमारे समाज के साथ, तो ताकतवर बनाते हो आप लोग। वोट बेचने का मतलब बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना है। अरे एक वोट की कीमत कितना महत्वपूर्ण है। आप तो हजारों लाखों वोटों की टिकट बनाकर टिकट का सौदा करते हो, टिकट का सौदा करते हो, बेचते हो टिकटें। इसीलिए माननीय कांचीराम साहब ने अपनी जवानी जिंदगी कुर्बान की थी, सर्वजन के लिए नहीं, बहुजन के लिए, बहुजन के लिए। उन लोगों ने सोचा होगा कि कांचीराम साहब चले गए, मिशन खत्म हो गया। अरे कांचीराम साहब हमारे जैसे हजारों लोग पैदा करके गए, मिशन इतना आसानी से खत्म हो गया क्या? हजारों लोग पैदा करके गए। ये लड़ाई आप नीतियों के आधार पर लड़ना है। और जो लोग भी आपके बीच में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें कहो कि 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख कर दो, अन्यथा बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर मैनिफेस्टो हम देंगे, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर। और हमने आपका वोट लिया और आपके साथ विश्वासघात किया। आप कोर्ट में हमको घसीट सकते हो कि इन्होंने वादा किया था, ये लिख कर दिया था, और अभी विश्वासघात कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर सकते हो। सारी पार्टियों से 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर मांगो। क्या आप जो कह रहे हो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर डाल, नहीं तो दोबारा 15 लाख नए नए जुमले आते रहेंगे। स्टैंप पेपर मांगो, फिर देखो कौन सी पार्टी आपके बीच में आती है। ये लड़ाई 2019 की लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। 2019 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का चुनाव है। और इसको बचाना चाहते हो तो जो पार्टी ईवीएम के विरोध में आवाज उठाए उसको ही वोट करना। जो पार्टी ईवीएम के विरोध में आवाज उठाए उस पार्टी को वोट करना। मैं दोबारा बताता हूं, नहीं तो गठबंधन को 10, 20, 25, 50 सीटें दे देंगे। बीजेपी पूरे देश में से हर राज्य से 1-2 सीट ले लेगी और दोबारा सरकार बना लेगी। क्या कर लोगे, क्या करोगे आप? और बाद में संविधान को खत्म कर देंगे। जो पार्टियां ईवीएम के विरोध में आवाज नहीं उठाती आपके साथ विश्वासघात करेगी। वे ईवीएम के विरोध में आवाज उठाओ। वो लोग हमें कहते हैं 30 देश में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं 120 देश में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 120 देश में ईवीएम पर पाबंदी है। बड़े बड़े देशों में जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मन, इंडोनेशिया, यूक्रेन, कैलिफोर्निया, तुर्की, आपके बगल में पाकिस्तान है ना, वहां पर भी ईवीएम पर पाबंदी है। 120 देश में भी ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे वोटों की चोरी हो रही है, बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है, चोरी करवा रहे हैं, चोरी हो रही है। इन मशीनों का विरोध जो पार्टी नहीं करती, बीजेपी को मदद करने का काम कर रही है। और उससे ध्यान हटाने के लिए बोलेंगे ये बीजेपी के एजेंडे है। मुद्दे आप बीजेपी के कर रहे हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण बीजेपी का मुद्दा है, आप उस पर अमल कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, और एजेंट हमें बता रहे हो। ईवीएम मशीन पर बोल नहीं रहे हो, एजेंट हमें बता रहे हो। सवर्ण आरक्षण पर बोल नहीं रहे हो, एजेंट हमें बता रहे हो। जाति जनगणना करवा नहीं रहे हो, एजेंट हमें बता रहे हो। क्रिमिनल हटा नहीं रहे हो, एजेंट हमें बता रहे हो। हमारी लड़ाई क्लियर है। हमने बहुजन मुक्ति पार्टी नाम क्यों रखा? हम बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं। बहुजनों का अर्थ है SC, ST, OBC
और माइनॉरिटी 85%। मैं मेरी पार्टी का बात करूंगा। हमने बहुजन मुक्ति पार्टी इसके लिए नाम रखा, हम बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं। किनसे मुक्त करना चाहते हैं? ब्राह्मणवाद से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, मनुवाद से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, सामंतवाद से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, पूंजीवाद से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, गरीबी से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, और शिक्षा से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, जातिवाद से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं। हम बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, आरएसएस से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, बीजेपी से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट से बहुजनों को मुक्त करना चाहते हैं। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना चाहते हो? आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना चाहते हो? वोट का सही इस्तेमाल करोगे तो समर्थन करोगे। अगर आपने समर्थन किया, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को आप आजाद कर लोगे, मुक्त कर लोगे हजारों साल की गुलामी से, और इस गुलामी को खत्म करने के लिए 2019 का अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आपने ध्यान से सुना है। मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुनवासी।